जय हिंद। यूट्यूब चैनल पुदवे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लिया गया है 39वीं बीपीएससी पीटी से, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 1994 में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था उस समय, और यह एक रिवीजन भी है। और बीपीएससी पीटी देने से पहले क्वेश्चन पैटर्न को जान लेना भी ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? पूछ रहा है कि किस काल में पड़ती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है जो पड़ती है आद्य ऐतिहासिक काल। डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वह इतिहास जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है उसको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। प्रागैतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। वह इतिहास कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य तो है परंतु पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, वहाँ से लिखित तो साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इस काल में आता है। और वह ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य है भी और पढ़े भी गए हैं उसे ऐतिहासिक काल कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, सम्राट अशोक ने, तो वो है भाब्रू स्तंभ। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, भाब्रू स्तंभ लेख। भाब्रू को बैराट स्तंभ लेख भी कहते हैं। इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया और यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है, यानी कि बौद्ध धर्म से वो संबंधित है, ये प्रमाणित करता है यही। अगला प्रश्न है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है? ये जोड़ा जाता है ब्राह्मण युग से। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो ये पता चलता है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के सहायता से यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। बाद में सम्राट अशोक के यूनानी गवर्नर तुसाप्स ने इस झील के साथ बहुत सी नहरें भी बनवाई थी। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वह वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय यानी कि वैष्णव धर्म के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो वैष्णव संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक देन गुप्त शासनकाल के था। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। भारत में भागवत धर्म का चरमोत्कर्ष 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था और अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे उस समय। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हैं जो गुप्त राजवंश का राजकीय चिन्ह था। भगवान विष्णु के गरुड़ राजकीय चिन्ह हो गया गुप्तों का। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ऋग्वेद। 4 ठो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया है जो अथर्ववेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है और इसके रचनाकार हैं ऋषि मुनि विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल थे। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मखली घोषाल महावीर स्वामी के शिष्य थे। उनसे मतभेद होने के कारण इन्होंने आजीवक नामक एक अलग संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते थे। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते थे। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है और जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है, अर्थात ये भाग्यवादी थे। इनका मत यह था कि यदि भाग्य में कोई वस्तु है तो वह चल के मेरे पास आएगी और यदि नहीं है भाग्य में तो कितना ही प्रयत्न करें वो मेरे पास नहीं आ पाएगा। भाग्यवादी थे ये लोग। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? उरेयूर है जो कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित उरेयूर
संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई? ये हुई धर्मशास्त्र के समय में। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, धर्मशास्त्र। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यानी कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, जो व्यापारिक मार्ग के बारे में नहीं बताता है। तो ये हो जाएगा आपका मिलिंद पन्हो। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, मिलिंद पन्हो। बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा पाली भाषा में लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर या मिलिंद भी कहते हैं उन्हें के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है, जबकि संगम साहित्य और जातक कहानियों में व्यापारिक मार्ग के बारे में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम यानी गांव अनुदान में दिया था? ये दिया था गुप्त वंश ने। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों के सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त लेखों से यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाले आय को भी उन्हें ही सौंप दिया जाता था। जो भी आय प्राप्त होता था गांव से, जो सौंप दिया जाता था, जिसे दिया जाता था अनुदान में। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? यानी किस कारण से बाबर ने पानीपत युद्ध जीत सका? उसकी सैन्य कुशलता बहुत अच्छा था। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध बाबर और इमराही लोदी के बीच 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह पहला पानीपत का युद्ध था। बाबर की सेना लोदी की सेना से कम थी, फिर भी कुशल सैन्य नीति के चलते बाबर विजय हुआ और युद्ध के उपरांत बाबर ने अपने को पातशाह घोषित किया। पातशाह नाम से जाना गया वह। और भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी के सिक्के उपहार में दिए थे और अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? सबसे अधिक पैमाने में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, पेंशन आदि के रूप में दिया गया भूमि और वक्फ यानी धर्मांत प्राप्ति भूमि आदि के रूप में मिली भूमि को वापस ले लिया था। और यही कारण है कि खालसा भूमि अधिक पैमाने पर उस समय विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था और विजयनगर साम्राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, जिनमें भू राजस्व, व्यापारिक कर, संपत्ति कर आदि सब शामिल था। शिष्ट है जो भूमि कर का नाम था। नमक कर राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था, यानी कि भूमि कर हो गया। और भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रथम अख्ता प्रदान किया था। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। भारत में सर्वप्रथम इक्ता मोहम्मद गौरी ने बांटी थी और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी का इक्तादार बनाया था, किंतु इक्ता को सुव्यवस्थित रूप से देने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इक्ता एक ऐसा भूमि क्षेत्र होता था जो सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उस क्षेत्र का प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था और किसी भी अवस्था में इक्तेदार जो भूमि दिया जाता है जिसे उसे इक्तेदार कहते हैं। तो इक्तेदार उस भूमि का स्वामी नहीं होता था, वे तो केवल पैदावार के लगान के उपभोग के स्वामी हो सकते थे। यानी कि जो लगान पैदा होता था, जो मतलब वहाँ पैदा हुआ उसका लगान लेता था, बस भूमि का स्वामी नहीं होता था। बड़े इक्तेदार को मुक्ता, बली या मलिक भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 12मासा की रचना किसने की थी? इसकी रचना किए थे मलिक मोहम्मद जायसी ने। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत और पद्मावत में रानी पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन 12मासा के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? देखिए, टंका है जो चांदी के, ससगानी है भी चांदी के और जीतल है जो तांबा का बना हुआ था। इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो चांदी और तांबा इसको ले सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और
इसमें टंका और जीतल है जो इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। इसने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा भी प्रारंभ किया इल्तुतमिश ने, और सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया था। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1612 में सूरत में। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में 1612 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, तो डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली अकबर की। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। इस प्रणाली को टोडरमल ने प्रारंभ किया था। टोडरमल जो अकबर के दरबार में थे, और इसे टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। देखिए 39वीं बीपीएससी पीटी में लगभग 43 क्वेश्चन इतिहास से पूछा गया है। अभी इसमें 20 लिया गया है, बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।